जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, काव्य चिकित्सा, काव्य थेरेपी। प्रथुल जी, एक सेकंड। शुरू करने से पहले वो एनोटेट का ऑप्शन बंद कर हाँ, वो दीजिए। दबा दिया था, वो कर दिया था। अच्छा अभी भी अच्छा, दिख रहा इधर है मुझे। ऊपर 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 है, मोर मोर में ना। हाँ जी। हाँ, डिसेबल्ड करते हैं ना, ठीक है। ठीक है। हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये थेरेपी क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें कई बार तो पॉइंट्स में पूरी बात ही हो जाएगी, तो अलग से बताने की, उसका विस्तार करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। थेरेपी एक प्रकार की का चिकित्सा उपचार है जो आमतौर पर निदान, यानी कि रोग निश्चित हो जाने के बाद स्वास्थ्य समस्या का निवारण कैसे करना है, ये किया जाता है उसमें। चिकित्सा के कई अलग अलग प्रकार हैं, जैसा हम समझते हैं, हमने देखा भी है और लेते भी हैं समय समय पर। सभी उपचार प्रभावी नहीं होते। कई बार हम एक थेरेपी छोड़कर, एक पद्धति छोड़कर दूसरी पद्धति की तरफ जाते हैं जब फायदा नहीं होता तो। कई उपचार अनचाहे हम नहीं चाहते तो अब भी उल्टा असर कर देते हैं। ये तो हमने अनुभव भी किया है कि कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो यानी कि उस थेरेपी, उस पद्धति में कुछ ऐसी बात तो है जो उल्टा असर कर रही है, यानी कि सीधा भी असर करती होगी। जो उल्टा प्रभावी होता है तो वो सीधा भी होता है। तो कुछ कहीं कमी रह गई उस थेरेपी को लेने में। एक नियम के रूप में हम अगर थेरेपी की बात करें, थेरेपी में कुछ निर्देश होते हैं, कुछ बातें कही जाती हैं कि ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ये करना है। और उनमें कुछ मतभेद भी होते हैं दूसरी पद्धतियों से, कोई परहेज बताता है, कोई नहीं बताता। तो हर थेरेपी के अपने नियम कायदे होते हैं। थेरेपी का असल अर्थ है क्या, ये अंग्रेजी में है कि एक थेरेपी इज ए पार्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ समवन विद ए पार्टिकुलर इलनेस। तो इसका हिंदी है एक चिकित्सा, ऐसी चिकित्सा जो किसी व्यक्ति की किसी विशेष बीमारी का एक विशेष तरीके से उपचार करना थेरेपी है। हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। मन में उठने वाले जो सवाल होते हैं जब हम किसी थेरेपी को अपनाते हैं, तो बहुत सारे संदेहों के साथ जाते हैं उसकी तरफ। क्या ये फायदेमंद है, या मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। और जो सामाजिक है, मतलब जो रोगी है, उसको कोई ले जाएगा, इसको इस तरह की चिकित्सा चाहिए, ये थोड़ा चुप चुप रहता है, गुमसुम रहता है, तरह तरह की वो हो सकती हैं व्याधि, रोग। काव्य थेरेपी क्या है, लेकिन ये एक सवाल हम समझेंगे इस स्लाइड से पूरी। कविता के द्वारा चिकित्सा कैसे हो सकती है, रोग से मुक्ति कैसे संभव है, ये बकवास तो नहीं है ना, ये कोरी। तो इस तरह के संदेह होते हैं। हर थेरेपी के संबंध में लोगों का अविश्वास भी होता है, विश्वास भी होता है। तो क्या इसके द्वारा रोगी के ठीक होने के प्रमाण हैं? प्रमाण है तो दिखाओ। ये तभी विश्वास पैदा होता है, दूसरे रोगी आते हैं, दूसरे उसमें शामिल होते हैं थेरेपी को लेने के लिए। इसका आधार क्या है, लॉजिक क्या है इसका, ये सब हम जानना चाहते हैं। वो जरूरी भी है, बिना लॉजिक के तो कभी कुछ करना भी नहीं चाहिए। और आज की जीवन पद्धति जो तनाव ही तनाव देती है। रोजगार बड़ों के लिए है, रोजगार ना मिले तो तनाव होता है। एजुकेशन मिल गई पूरी, पैसा खर्च कर दिया माँ पिता ने, लेकिन रोजगार नहीं है जिसके लिए किया था कि सहारा बनेगा, सहारा मिलेगा, मिल जाए तो मन मुताबिक नहीं मिलता, तनाव होता है। समय पर प्रमोशन नहीं मिले, इंक्रीमेंट ना मिले, तनाव। मिल जाए, कम मिला, इस पर तनाव, वर्कलोड आदि, ये बहुत सारे हमारे तनाव की वजह हैं। और बच्चों में तो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं सामने, स्कूली बच्चे होमवर्क में पिछड़ जाने पर तनाव में रहते हैं। अभिभावक शिक्षकों के द्वारा साथी से तुलना की जाती है, देखो ये कितना अच्छा है और तुम हमेशा पीछे ही रहते हो, पीछे बैठते हो, ये वो। तो ऐसे कमतर बताए जाने पर तनाव में आ जाता है बच्चा। अंक कम आने पर तनाव में आता है। अपेक्षित डिवीजन ना आने पर तनाव में आ जाता है। टीचर के बुरे व्यवहार पर तनाव में आता है। तो बच्चों के तो बहुत सारे कारण आजकल देखने में आ रहे हैं हमें। तो तनाव ही तनाव बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, बच्चों के, बड़ों के। तो आज का व्यक्ति, ये तो सिद्ध हो गया कि तनाव में रहता है ना। खुश रहना कम कर दिया है उसने।
और अगर खुश रहने के वो तरीके ढूंढता है तो सोचता है हंसना खुश रहना है, हंसो खुश हो जाओ। खिलखिलाना समझता है कि यही खुश होने का तरीका है, वैसी ही कोशिशें करता है हंसने खिलखिलाने की। तो वास्तविकता क्या है, सच्ची खुशी क्या है, इसे समझने की जरूरत है। ये बताने वाली बात नहीं है, ये बातचीत के जरिए समझने की बात है। अगर वो दोस्तों के बीच में बात करेगा तो समझ पाएगा कि खुश होना क्या है। तनाव से रोग पनपता है, ये तो सब जानते ही हैं। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक अलग सेक्शन भी होता है साइकोलॉजिस्ट का, जहाँ तनाव से बीमार व्यक्तियों का उपचार किया जाता है। तनाव रोग का मूल है, ये तो सब जानते हैं। तनाव से बीमारी पैदा होती है, बढ़ जाती है। अगर रोगी से अच्छी बातें की जाएं तो रोग बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से चीज़ों को मना करता है, नहीं-नहीं कुछ नहीं है, कदम होता है। हम देखते हैं कि जो कपड़ा गुजला-मुजला रहता है, सलवटें पड़ी रहती हैं, वो फट जाता है। इसलिए तय करके करीने से रखा जाता है, तो वो ज़्यादा समय चलता है। सलवटें तनाव की जनक है, मतलब हमारे शरीर में माथे पे जितनी सलवटें होंगी, वो तनाव की पहचान होती है। वृद्धावस्था की तनाव सलवटों की बात नहीं कर रहा मैं, है ना? जो समय पर आ जाती हैं, जो तनाव से मिलने वाली सलवटें हैं, उन रेखाओं की बात कर रहे हैं कि और ये कविता ये करती है जादू कि वो उन सलवटों को हटाती है, तनाव को दूर करती है। कैसे करती है, ये उदाहरणों से ही समझेंगे। अब तक चिकित्सा क्षेत्र में तरह-तरह के हमने पुराने समय में हमने देखा महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, अनागार्जुन हुए हमारे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा, औषधि चिकित्सा और भस्म चिकित्सा का आविष्कार किया उस समय, और आज भी ये जारी है। अलग-अलग पद्धतियों ने इनकी चीज़ों को अपनाया भी है। किंतु असाध्य बीमारियों के लिए काव्य चिकित्सा तब भी दी जाती थी। तो इसके बहुत से प्रमाण हैं। असाध्य रोगों की चिकित्सा में एक मम्मट आचार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कविता के 6 उद्देश्यों में एक उद्देश्य अ, हमेशा शिवेत रक्षते कहकर उन्होंने बोला कि अमंगल का नाश करना है। जितनी भी बीमारियाँ हैं, व्याधियाँ हैं मानसिक, वो दूर हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? उन्होंने 6 में बताया क्या-क्या, एक श्लोक उन्होंने रचा, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते सद्य पर निवृत्ते कांता समित उपदेश युजे। ये कहकर उन्होंने 6 प्रयोजन बताए काव्य के। काव्यम यश से यश देता है काव्य, कविता प्रसिद्धि देती है, यश के लिए लिखी जाती है। पैसे के लिए लिखी जाती है, अर्थकृते पैसा बनाने के लिए, कि जितने गीत फ़िल्म इंडस्ट्री में लिखे जा रहे हैं वो आनंद, और भी उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन पैसा तो मिलता ही है उसमें। तो दूसरा उद्देश्य मम्मट जी ने बताया कि इससे पैसा भी मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। और तीसरा व्यवहार विधेय, मतलब व्यावहारिक ज्ञान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कविता। जो सीधा कहानी मतलब उपदेशों से लोग ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, वो कविता से ले लेंगे। कविता पे इतना भरोसा होता है कि ये कहा गया है ना? श्लोक में है, ये कविता में है, इस पर तो उसके रेफरेंस दिए जाते हैं। कविता इतनी गद्य से ज़्यादा मानी जाती है, विश्वसनीय, प्रमाणिक, प्रमाण के तौर पे रखी जाती है। तो व्यवहार विधि शिवेत रक्षते, उन्होंने कहा कि ये अशिव कल्याण कारी कविता होती है, ये अमंगल से बचाती है। शिवेत रक्षते, ये अमंगल से बचाने के लिए भी है, ये एक प्रयास है, कविता का प्रयोजन है। और सद्य परिनिवृत है, और ये तुरंत आनंद देने वाली है, तुरंत उपचार करती है आनंद देके, मतलब तुरंत सलवटों को हटा देती है। तो पहला काम ये करती है कि मुंह पे हंसी ले आती है, या वो जिस भाव की कविता है वो भाव ले आती है, उस भाव को पैदा कर देती है। और कांता समित उपदेश की बात करते हैं, जैसे पत्नी का उपदेश सहज ग्राह्य होता है पति को, वैसे ही कविता भी सहज ग्राह्य होती है। पहली बार में मान ली जाने वाली होती है कविता। कहानी और किस्सों के से पहले इसको स्थान है कि ये पत्नी के उपदेश के समान इसको महत्व देते हैं। मम्मट आचार्य बताते हैं प्रयोजन एक ये भी है।
तो हमारा जो मुख्य प्रयोजन है आज असाध्य बीमारियों से कैसे निकला जाए, तो इसके बारे में मम्मटाचार्य, इसका प्रमाण भी बहुत सारे दिए हैं उन्होंने अपने। तो आप स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा कि क्या-क्या प्रमाण दिए हैं मम्मटाचार्य ने। और हम आज के अनुभव और एकाध पिछले अनुभव पर भी बात करेंगे, प्रमाणों पर। इसके उल्टे असर भी देखने को मिले हैं, तो हम उस पर भी बात कर लें, एडवर्स इवेंट पर, कि इसके किन लोगों पर हुए तो बहुत पर हैं। मैं एक आध उदाहरण देता हूँ। कविता के जो उल्टे प्रभाव होते हैं, और इसलिए कहा गया है कि बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब लेखन कार्य किया जाए। तो अभ्यासियों को तो छूट है कुछ भी करने की, लेकिन अभ्यास जब पुख्ता हो जाता है तो उसमें सावधानियाँ बरती जाती हैं। एक्सपेरिमेंट के समय तो छूट होती है, लेकिन जब आप बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको नियम कायदे, सावधानियाँ सब बरतनी पड़ती हैं। तो कवि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जयशंकर प्रसाद अल्प आयु में 45-48 वर्ष की आयु में चले गए थे। क्षय रोग से उनकी मृत्यु हुई थी, और इसका कारण उनके साथियों ने, उनके सारे लोगों ने बताया कि इनको बताया था, इनको कहा गया था कि ये ना करें, लेकिन इन्होंने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दग्धाक्षर से प्रारंभ किया, आरंभ किया अपने महाकाव्य का। महाकाव्य लेखन में ये बताया जाता है कि कविता सृजन में, कि दग्धाक्षर से आरंभ नहीं करना चाहिए बड़े काव्य का, कविता का। तो उससे शारीरिक हानि हो जाती है, शारीरिक हानि होती है। तो उनको क्षय रोग से मृत्यु हुई उनकी। तो उन्होंने दग्धाक्षर, ये है क्या? मतलब हम जब किसी चीज, कविता का आरंभ, बड़े कवि महाकाव्य का आरंभ, प्रबंध काव्य का आरंभ ह या श से करते हैं, स, श और ह से करते हैं, तो वो हानिकर होता है, शरीर के लिए हानिकर होता है। तो उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अब इसके प्रमाण क्या होंगे, ये तो व्यक्ति स्वयं बहुत सारे प्रमाण का पुलिंदा होता है, वो बता सकता है कि उस पे क्या असर हुआ। मैं अपने अनुभव बता सकता हूँ, आप अपने-अपने अनुभव बता सकते हैं, जो लेखन क्षेत्र के हैं वही बता सकते हैं इसके अनुभव। तो दग्धाक्षर में श और ह, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, ये नहीं, हिमगिरी की उत्तुंग शिखा पर बैठशिला की शीतल छां, एक व्यक्ति भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो हा से उन्होंने आरंभ किया कविता का। तो ये कामायनी का आरंभ ह से, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। तो कवि साथियों ने बोला कि ये तो दग्धाक्षर से आरंभ है इसका, तो इसका तो हानि उठानी पड़ेगी। तो ये एक मैंने उदाहरण रखा, और इसका तो मैं खुद भी उदाहरण हूँ कि मैंने भी एक बहुत लंबी कविता ह से आरंभ करी थी, और मेरे को अस्थमा दमा हुआ और कई वर्ष रहा, लेकिन मैं इसको स्वयं तक ही रखता हूँ बात को, है ना? ये मनवाने के लिए नहीं, ये अनुभव जन्य बात है। तो मैंने भी एक अधूरा महाकाव्य है, वो भी ह से ही शुरू किया, हुआ शुरू और असुर संग्राम, धरा की लाल हो गई चाम, ऐसे करके शुरू किया है। तो जब मैंने शुरू किया था और ह से ही दूसरे भी बड़े-बड़े काव्य लिखे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे अस्थमा रहा 6-7 वर्ष, तो मैं इसका प्रमाण हूँ, है ना? तो ये एक प्रतिकूल एडवर्स इवेंट के तौर पर मैं इसको देखता हूँ, कि प्रतिकूल असर भी होता है, और बाकी सीधा असर तो सुनने वालों पर होता ही है इसका। जब हम पहले हम कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, फिर राजा जयसिंह के रोग, आसक्ति रोग हुआ था, तो बिहारी कवि ने एक दोहा लिखकर भेजा उनके पास, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल। तो इस तरह का एक दोहा लिखकर भेजा, और तो वो रास्ते पर आ गए। तो रास्ते पर आना और सुलझ जाना ही है उपचार। तो कविता अलग तरह से उपचार नहीं करती, वो रास्ते पे ले आती है। अगर आलसी है तो आलस्य को भगा के उसको चुस्ती या स्फूर्ति दे देती है। थोड़ी देर के लिए जब तालियां बजाता है ना, तो वो निकल आता है बाहर, यानी बहुत सारी चीजों से वो बाहर निकल आता है। ताली यूं ही नहीं बजाई जाती, ताली का मतलब होता है निकलना। जब श्रोता सुनकर कविता ताली बजाता है, तो उस चीज से निकलता है, या उसको भावोद्रेक होता है, उस विषय की कविता के हिसाब से रस पैदा होता है। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं आलस्य प्रमाद से निकालती हैं, निवारण के लिए वो अच्छी मानी जाती है। आलस्य प्रमाद निवारण के लिए। भोगी जीवन रोगी जीवन हो जाता है, ये हम जानते हैं।
इसकी चिकित्सा काव्य थेरेपी करती है। जैसे भोगी जीवन राजा जयसिंह का उदाहरण था, तो उनको बाहर ले आई कविता, एक दोहा। इसकी चिकित्सा काव्य थेरेपी के पास है। अच्छी कविताएं लिखनी चाहिए, लिखे नहीं तो सुननी चाहिए, लिख नहीं पाते, और सुने नहीं तो पढ़नी चाहिए। तो ये सुविधा है हमारे पास। और आखिर में एक बात है, जो मैंने स्लाइड के दौरान, ये 10 वर्ष पुरानी एक मेरी ये पीपीटी है, तो उसमें मैंने ये, उस समय मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो उसमें इंग्लैंड के वैज्ञानिकों की एक कथन मेरे पास आया कि कविता के बारे में था वो, कि कविता करने वाले तनाव नहीं होता, इसलिए वो हर व्यक्ति को कविता करने की सलाह दे रहे थे उसमें। तो ये मैंने एक पॉइंट के रूप में यहाँ रखा। तो निष्कर्षतः कविता हमारे तनावों का विरेचन है, वो बाहर करती है, मुक्त करती है। तो आखिरी बात मैं करता हूँ स्लाइड की, है ना? फिर बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। शारीरिक उत्सर्जन से जैसे आराम मिलता है, हमें बहुत सारे मैल विकारों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है उससे हमें। मतलब साफ है, हंसना, रोना, छींकना, खांसना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन थोड़ा लिमिट में, संतुलन बनाते हुए। ज़्यादा हंसने से गड़बड़ भी हो जाता है। हंसने से पेट को आराम मिलता है, रोने से आंखों को मिलता है, छींकने से मांसपेशियों को मिलता है, खांसने से ग्रंथियां खुलती हैं, उनको व्यायाम मिलता है, आराम मिलता है। शरीर के रोम रोम को व्यायाम देने के 2 तरीके मेरी समझ में हैं। शीतल स्नान से सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, पूरा एक्सरसाइज में हो जाती है शरीर की। और भावोत्तेजक कविता पाठ, ये 2 तरीके हैं व्यायाम देने के शरीर को। तो एक तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्मियों में पूरा एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। शरीर को व्यायाम देना जरूरी क्यों है ना? उसको सक्रिय करने के लिए व्यायाम देते हैं, वो तो सभी का अनुभव भी है। स्वस्थ रखने के लिए सक्रिय होना जरूरी है, उसके लिए व्यायाम करना जरूरी है। तो ये मेरी आखिरी बात थी। हम इस सिलसिले में अब कुछ बातें और भी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक मम्मट का एक छोटा सा वो डाला है, संक्षिप्त में। काव्यम यशते अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृतये कांता समित उपदेश युजे। उसमें शिवेत रक्षते हमारा एक चौथा प्रयोजन है कविता का, अमंगल का नाश करता है। तो स्लाइड तो मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा और साथ में कुछ रेफरेंस भी रखूंगा जो इसमें छूट गए हैं अभी। तो स्टॉप शेयर कर रहा हूँ विभूति जी मैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो ये मेरी एक प्रस्तुति थी पावर पॉइंट के द्वारा। तो अब मैं कुछ वंडर रूम में जो एक्सपेरिमेंट हमारे साथियों के बीच में हुए हैं, तो पहले मैं वो रखता हूँ। तो हमारा एक शायद जोड़ा भी हो, विकास बच्चा था, विकास अंजलि का भाई। तो रजनीश सर हैं जो करवाते हैं, काफ़ी थिएटर एक्टिविटीज काफ़ी कराते हैं। तो बच्चे अपना अपना शेयर करते ही हैं, बच्चे वंडर रूम में आकर शेयर करते हैं अपनी बातें। कम अंक आए, फेल हो गया, तो उसने एक रैप सॉन्ग लिखा था, मैं तो फेल हो गया। रजनीश सर ने कहा इस पे लिख डाल कुछ, तो उसने लिखा, रैप सॉन्ग लिखा है, मैं तो फेल हो गया, उसको गाया बहुत मजेदार अंदाज में। तो ये एक तरीका था निकालने का, बाहर निकालने का, उसके तनावों से बने हुए उस परिवेश से उसको बाहर निकालने का एक तरीका था। तो एक तो रेफरेंस ये है, उसने एक ही नहीं लिखा, उसने कई लिखे रैप सॉन्ग जो उसको दायरे से बाहर निकाल रहे थे, उसको हताशा निराशा में नहीं खींच रहे थे, उसको बाहर लेकर आ गए। वो सामान्य प्रक्रिया बन गया फेल होना। तो एक तो मतलब हम तनावों से मुक्ति कैसे लें, कविता का एक सहारा वो है। और दूसरा, एक एक बार थिएटर वर्कशॉप में इलाहाबाद में शायद हुई थी, हाँ, तो उसमें हीर की जो वो कविता है वो भी एक उदाहरण है, जो जिसने अपने उस एक रैप सॉन्ग के जरिए उसने अपनी उसको गाया, उन्होंने हमारा घर तोड़ा, उन्होंने हमारा घर तोड़ा, इस तरह से करके उसने जो बुलडोजर चला था घर पर, उस पर एक रैप लिखा। तो हम उस परिवेश से, उन लोगों
उससे बदला लेने की भावना छोड़ बैठते हैं जब कविता करते हैं। तो मैं अपना एक और उदाहरण दे दूं कि जब मतलब आप तो जानते ही, हम एक समाज में रहते हैं, समाज में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और तरह तरह के भावों से निकलना भी होता है। विद्यार्थी जीवन में हम मार्शल आर्ट भी सीखते हैं और तरह तरह की चीजें सीखते हैं उसके उपाय के लिए। तो और लोगों के प्रति हमारे पूर्वाग्रह भी होते हैं कि ये बुरा, ये अच्छा, ये गंदा, तरह तरह के पूर्वाग्रह भी होते हैं। तो ऐसे में मैंने जब एक कविता लिखी थी, शुरुआत करी थी, तो वो ये थी कि गली का गुंडा घूम रहा है आज हमारे घर के बाहर, गली का गुंडा घूम रहा है आज हमारे घर के बाहर, रोक रहे हैं भाई मेरे सब वरन पीट दूं बाहर जाकर, माता कहती रहने दो अब, पिता कहते बहुत हुआ अब, बचपन से ही पिटते आए एक बार और पिट लो जाकर, चोरी होती डाका पड़ता पिटते हैं सब खुलेआम ही, जो लोग नहीं पिटना चाहते वे नित नाक रगड़ते जाकर, कहने को तो पुलिस हमारी करे सहायता मार पीट से और हमारी करे सहायता डाकू चोरों बटमारों से, व्यर्थ बात है वास्तव में वे करे सहायता निज पेट की हम लोगों के पेट काट कर और मांगकर भीख दरिंदों से मनचाही रकम ऐंठ कर, कानून के लंबे हैं पंजे यही सुना कानों से अब तक, वाकई बात सही है भैया कानून के लंबे हैं पंजे इतने लंबे उसकी बगल तले पलते हैं लुच्चे चोर लफंगे। ये मेरी 11वीं कक्षा की आक्रोश भरी कविता है जो मैंने जिसके प्रति लिखी, उससे मुझे प्रेम हो गया बाद में, मतलब वो समाज का एक किरदार लगने लगा जब उसमें मैंने ढेरों कविताएं लिखी। जिससे मुझे नफरत होनी चाहिए थी उससे प्रेम हुआ। तो जो हमारी कविता का आलंबन है वो है ना, जिस पर हम लिख रहे हैं वो अच्छा लगने लग जाए और क्या चाहिए, जो हमारी नफरत का बिंदु है वो अच्छा लगने लग जाए और क्या चाहिए इसमें। तो एक मैंने 11वीं कक्षा में एक कविता और सुनाई स्कूल में इस बीच उसी पर, और वो मुझसे बाद में मिले भी, है ना, आकर वो आकर मैं वो रैप सॉन्ग सुनाता हूँ। रैप सॉन्ग में वो दम है जो हमारे भावों को, उद्रेक को सही सही व्यक्त करता है। तब इसका रैप सॉन्ग नाम नहीं था, ये 1988 की बात है। तो मैं इसको द्रुत कविता बोलता था और मैंने ये सुनाई थी, वो मैं सुना देता हूँ, याद रहती है तो सुनाता हूँ। हाथ उठा दीजिए, अब मैं सुनाऊंगा तभी जब लोग कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद उषा जी, गीता जी, सबने, धनवेश्वरी जी। बच्चों को तो पता नहीं कितना आनंद आ रहा होगा, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि वो कविता ने उपचार कैसे किया मेरा। नुकसान तो ढेरों हुए हैं, वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उपचार, जिनके प्रति नफरत थी वो प्रेम में कैसे बदली, ये कविता में ही दम है इसमें। तो वो मैं सुनाता हूँ। फिर से हो एक बार मेरी उससे लड़ाई, फिर से हो एक बार मेरी उससे लड़ाई, हार मान लूंगा यदि उसे धूल न चटाई, मुझे याद है उसी से एक बार मैं पिटा था बिना बात ही, उसी ने मुझे बहुत पिटा था, मुझे बहुत पिटा था, मुझे बहुत पिटा था, बुरा हाल किया मेरा, तब मैं बहुत छोटा था, तब मैं बहुत छोटा था, तब मैं बहुत छोटा था तो मेरे ही बराबर, जरा थोड़ा सा मोटा था, अब फड़ के हैं टोले मेरे, अब कुछ बोले देखे कैसे पीट लेगा, बिना बात ही के बोले, बिना बात ही पीटा, मैं बिना बात ही पीटूंगा, बुरा हाल ही करा मेरा, बुरा हाल ही करूंगा, क्षमा मांगेगा तो भी मैं क्षमा दान न करूंगा, जितने आंसू गिरे मेरे उसके खून से रंगूंगा, जितने जितने आंसू गिरे मेरे उसके खून से रंगूंगा, हार मानू ना कभी मैं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तो ये कविता थी जो मैं उपचार मानता हूँ इस कविता को। ये आक्रोश है, ये क्रोध की जनक है, आवेश है, क्रोध है इसमें, एक छात्र का क्रोध है समाज के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति जिसको वो घृणा और नफरत से देखता है, घृणा से, और वो कुछ कर लेना चाहता है, लेकिन अभिभावकों के अंकुश और दबाव में वो एक रुका बैठा है, क्योंकि वो अभिभावकों को चिंता, वो अपना नुकसान कर सकता है बच्चा, बच्चे को नहीं मालूम होता कि उसके लिए क्या नुकसानदायक है क्या अच्छा है। तो अभिभावक बहुत सारे कंट्रोल जो करते हैं वो उसके हित के लिए ही करते हैं, ये समझ गया हूँ। और ये भी जान गया हूँ कि कविताएं कैसे बाहर निकालती हैं। एक आध और भी उदाहरण है, लेकिन वो है इसके बाद की स्थिति के। जो बच्चे लेखन कार्य नहीं करते वो कैसे उनका उपचार हो। तो मैंने जैसे स्लाइड में भी बताया था, पढ़ना चाहिए हमें,
हर रस की कविता पढ़ना चाहिए, उस रस में घुस जाना चाहिए। वो रस ना ही पैदा होता है तो वो उस रस की कविता बेकार है। अगर रस पैदा नहीं कर पाती कविता तो रस की कविता बेकार है। वो एक्सपायरी डेट वाली दवाई है ना। तो उसकी डेट समाप्त हो गई है। और अगर वो असरकारक है तो उसको गुनगुनाना भी चाहिए, है ना। और एक मेरे साथी और मेरे शिष्य दोनों ही थे जिनको पढ़ाता भी था, और साथ में कप्तान सिंह नाम था। तो उनका भाव बिल्कुल ही भिन्न था, लेकिन मैंने ये देखा कि साथ रहते और प्रेरित करते करते उन्होंने भी कविताएं लिखी, और उस माहौल से निकल आए जिस माहौल से उनको हानि थी, उनकी प्रेस्टीज, उसकी प्रतिष्ठा जाया जा रही थी और बन नहीं पा रही थी। तो वो उनमें एक उदाहरण उनका भी है, बहुत सारी कविताएं उनके द्वारा लिखी गई। तो ये निजी जीवन के उदाहरण थे। मैंने शास्त्रोक्त उदाहरण नहीं दिए क्योंकि वो आप पढ़ सकते हैं गूगल, और बहुत जो गूगल पर नहीं है वो मैंने आपके सामने रखा। और अब मैं सवालों के उत्तर देने के लिए बैठा हूँ, अगर कोई सवाल और अपनी बात साझा करना चाहता है। ठीक है अंकुश जी, विभूति जी। थैंक यू प्रतुल जी। आपकी कविताएं सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था आप इतनी मजेदार और इतनी रस भरी कविताएं करते हैं, कभी कभी वीर रस से भरी हुई भी। जो सुन के बहुत अच्छा लगा। अब ये छात्र जीवन की कविताएं थी मेरी, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि वो एक समय तो लेती है, एक्सपेरिमेंट तभी हो पाता है जब वो थोड़ा समय गुजर जाता है, निष्कर्ष पर हम तभी पहुंचे। हाँ अंकुश जी। जी, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे लोग के पास बहुत से सवाल और आइडियाज होंगे। मैं बस 2-3 चीजें इसमें ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि मिसअंडरस्टैंड ना हो कुछ भी। एक तो ये कि मुझे लगता है बहुत से लोग ये सोचते होंगे, जो ये देख रहे होंगे, कि अगर काव्य से या आर्ट से थेरेपी हो जाती है तो फिर तो लोग आर्टिस्ट डिप्रेस कैसे हो जाते हैं, और ऐसे कैसे होता है कि इतने सारे आर्टिस्ट के बारे में हम सुनते हैं कि वो डिप्रेस है और उनको इतना दुख है, और वैन गॉग से लेके और रॉक स्टार में रणबीर कपूर तक कैसे इतने सारे लोग होते हैं। तो उसका मतलब यही है कि कोई भी ये जब हम यहाँ पे थेरेपी की बात कर रहे हैं तो हम उसे एक पॉसिबिलिटी की तरह ले रहे हैं। हम यहाँ पे कोई प्रोफेशनल थेरेपी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनल थेरेपी के लिए आपको थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, वो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, उसका एक प्रोफेशनल सिस्टम होता है। जैसा शुरू की साइड में सर ने बताया था कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक तरीके से उसको डील करना, वो भी एक तरह की थेरेपी होती है। तो वो एक अलग मसला है। यहाँ पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कैसे हम, जिसे हम कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं अपने अंदर का, कि हम सब अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझने के लिए अलग अलग तरह के मैकेनिज्म अपने अंदर तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके लिए कविता वर्क करती है तो आप कविता में जा सकते हैं, अगर आपको संगीत का शौक है आप संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, काम के प्रति उनकी लगन आ जाती है, कुछ लोग धार्मिक हो जाते हैं। अलग अलग तरह से आप जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसे डील करने का एक मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो आप जरूर समझिए। दूसरा, ये थोड़ी सी बात मैं इसमें प्रतुल जी से एग्री नहीं किया, लेकिन कि कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी चीज को, जो कोइंसिडेंस होती है उसे हम कॉज मान लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी समस्या होती है। और समस्या ये होती है कि साइंटिफिकली जब हम डिस्कस करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए एक प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर दग्धाक्षर से महाकाव्य की शुरुआत करने से किसी को कुछ हो जाता है, तो अगर हम उसे 1000 लोगों के साथ करके देखें और फिर उसका कोई प्रमाण निकले कि 1000 लोगों के साथ करने से क्या उसका जवाब आया, तो हम उसे मानेंगे कि ऐसा होता है। लेकिन अगर एक कभी किसी कवि के साथ ऐसा हो गया और हमने मान लिया कि ऐसा ही होगा, है ना, या 2 लोगों के साथ हो गया और हमने मान लिया यही होगा, तो थोड़ी समस्या आ जाती है। तो इसलिए मैं मैं इस ये पर कहूंगा कि एक बोलना अच्छा चाहूंगा। आइडिया है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। पहला जो तर्क है ना, मैं प्राथमिक तर्क और इसको खोल कर बता देता हूँ, ये दग्धाक्षर कैसे प्रभाव डालता है शरीर पर। जब भी हम को हमारी ऊर्जा हम में ज्यादा हो जाती है या हमें कम करने की जरूरत होती है, जैसे हमें चोट लगती है तो हम अस्वर के अलावा, मतलब स्वर के अलावा जो उच्चारण करते हैं वो ह या और शा का ही करते हैं। जब हम दग्ध होते हैं, जब चोट खाते हैं, तो ह और शा में ही उच्चारण करते हैं। हाय हा हाय, ये शा और हा। और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है सर्दियों में, तो शा और हा के द्वारा ही ऊर्जा गेन करते हैं। हा और शा के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दग्ध यानी चोट खाना और जलना, जलने की जब हमें जरूरत होती है
अग्नि की जरूरत होती है और हा और शा में ही हम उसको ग्रहण करते हैं। और जब ज्यादा अग्नि हो जाती है चोट के द्वारा, दर्द, तो उसको बाहर निकालते हैं ह और श ध्वनियों में, आ के साथ। प्रतुल जी, हाँ। प्रतुल जी, हाँ मुझे बताइए। दर्द होता है, मम्मा बोलती हूँ। है। हाँ, मैं एक और बात जोड़ना चाह रहा था। अब बहुत, ये तो स्वाभाविक ध्वनियां थी, ह और श, लेकिन हम बहुत सारी चीजों का अभ्यास के जरिए उच्चारण करते हैं। हाय राम, हाय दैया, हाय अल्लाह, जितने भी हम अभ्यास में ले आते हैं दर्द के बाद या जो भी, वो हमारे अभ्यास जन्य वाक्य हैं, अभ्यास जन्य ध्वनियां हैं, है ना, अभ्यास जन्य वाक्य। बाकी हा और शाह ही निकलता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल अच्छा जो बताए। अच्छा, आज मतलब इस पे हम डिस्कस करेंगे तो हम लैंग्वेज हाँ और इस जरूर। सब पे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे जापानीज में लोग एतो और एनो बोलते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसमें हा शा नहीं बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी नैसर्गिक नहीं होती है ध्वनि, हर ध्वनि अपने आप में कल्चरली आती है हमारे पास, हम कल्चर से ही सीखते हैं। इस बारे में एक बहुत अच्छी किताब है, सिविलाइजिंग प्रोसेस, जो किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर पढ़ेगा, बहुत अच्छी किताब है वो। खैर, तो पॉइंट ये है कि लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी अगर हम 1000 लोगों के साथ में इसका एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि यही वजह है कि ऐसा हुआ जयशंकर प्रसाद के साथ। कुछ और भी हो सकती है वजह, कुछ और बात भी हो सकता है ना, तो हमें वो पॉसिबिलिटी माननी चाहिए। तो आप जो कुछ भी बात डिस्कस हुआ, ये एक पॉसिबिलिटी के साथ डिस्कस हुआ, इसमें ये वो नहीं है कि आप इसको वो मान लें कि मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको जो बताना चाहता था। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपको थेरेपी के बारे में समझना है प्रॉपर, तो आप जरूर किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से हेल्प लें। हम प्रोफेशनल नहीं है, और प्रतुल जी भी थेरेपी में प्रोफेशनल नहीं है, काव्य में बिल्कुल प्रोफेशनल है ना। तो आप उनकी मदद लें और वो सही माध्यम होगा। इसके अलावा अब मुझे लगता है कि हमें बच्चों के लिए, और जो बड़े भी हैं यहाँ पे बहुत मजेदार से बातें करना चाहते हैं और अपनी शायद रचनाएं सुनाना चाहते हैं, उनके लिए खोल देना चाहिए और हाँ जरूर। सुनते हैं कि उनको क्या क्या करना है। हाँ, बच्चों को एक कविता सुनाना चाहता है, घर के परिवेश पर, घर पर, स्कूल पर, तो हैंड वो रेस कर दो बेटा, मैं हैंड रेस। अनम्यूट कर दूंगी। कोई नहीं सुनाना चाहता? लगता है भारी प्रवचन हो गया तो बच्चा बुलाना है। शाइस्ता सुनाना चाहती है। उषा जी सुनाएंगे क्या? शाइस्ता सुनाना चाहती हाँ, है, मैंने शाइस्ता। अनम्यूट कर शाइस्ता शायद शाइस्ता नाम नहीं है, दिया। मम्मी का है। बोल सकते सुहाना। हो। हाँ। अरे, बोलिए। शाइस्ता आवाज आ रही है? नहीं मैम, कहाँ आवाज आ रही है? अब हमें तो आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है। ओहो। हमें आ रही है आपकी आवाज, आपको हमारी आवाज आ रही है शाइस्ता? सिग्नल का इशू होगा वहां पे। दोबारा ट्राई करेंगे थोड़ी देर में, तब तक कोई अच्छा, और और बच्चा? कोई बच्चा तब तक कुछ बताना चाहता है, कुछ शेयर सौरभ। करना चाहता है, या कोई सवाल पूछना चाहता है? सौरभ। सौरभ। सौरभ कुछ पूछना चाह रहा है। सौरभ अनम्यूट कर लिया, बोलो बेटा। सर मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा। हाँ बेटा बेटा। एक मिनट, आपने अपने लैपटॉप वगैरह कुछ साथ में चला रखा है क्या? 2 फोन चला रखे हैं? आप फेसबुक पे देख रहे हो क्या? अच्छा, आप नहीं देख रहे हो, आप सुनाओ। हाँ। अब ठीक है, हाँ। हाँ सुनाओ सौरभ। अभी भी वो एक प्रॉब्लम है। दिवस नींद तले की सवा बुलाई, बिल्ली हमको तंग करती है, इसका जतन करो कुछ बार। तभी एक चूहा उठ बोला, बांधो घंटी गले में उसकी। बिल्ली तभी लपकती आई, देख उसे चूहे सब किसके। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, शाबाश। वेरी नाइस, बहुत प्यारी करता है। हाँ, चूहे और बिल्ली किसी की को? कविताएं बहुत पसंद आती हैं बच्चों को।
और कोई? तनीषा सुन रहे हैं? कुछ बाल कवि तो हैं लेकिन वो चुप चुप बैठे हैं। तनिषा को अनम्यूट कर देती हूँ अगर कुछ बोलना चाहें तो। बच्चे अपनी इच्छा से बोलें तो अच्छा है। ये उनका वीडियो नहीं ना, तो हमें पता नहीं चल रहा वो बोलना चाहते हैं। हाँ किसी के कोई सवाल अगर हो तो हाँ, आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हो। उषा जी या धर्मेश्वरी जी अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ उषा जी। उषा जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी प्रतुल जी, आपने जिस तरह से कविता बोली है शानदार, इतने फटाफट बोली, बहुत मजा आया सुन के। मैं अपने आप इसमें अक्षम पाती हूँ। आई कांट से लाइक दिस, मुझे याद नहीं लगा, मतलब सुन के ही बैठे बैठे आनंद आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब मैं कविताओं के लिए जैसे वर्कशॉप कराती हूँ तो मैंने ये देखा कि बच्चे जो है जो कभी लिखे नहीं है, मैं उनकी बात बता रही हूँ, तो वो जब लिखते हैं ना, वो 4 पंक्तियां भी जब लिख लेते हैं वो इतने खुश होते हैं और फिर लाइन लग जाती, मैं सुनाऊं तो मैं ये देखती हूँ कि कविता एक ऐसी चीज है कि 4 लाइनों की भी वो लिख दें तो इतना आत्मविश्वास जगा देती है। तो जो आपकी प्रोज होती है जैसे कहानी लेखन है उसमें वो लंबा होता है, ठीक है ना, कहानी जो है लंबी है, यहाँ से शुरू हो रही है, टाइम लगता है, लेकिन कविता जो है एक पहेली के रूप में भी हम शुरू कर सकते हैं। तो 2 लाइन की जो चीज है वो जब बना लेते हैं चाहे पहेली, इतने खुश हो जाते हैं। और जहां 4 लाइन बन गई तो पूछिए ही मत। तो सबसे बड़ी थेरेपी तो ये लगती है मुझे कि इतना ज्यादा उनमें आत्मविश्वास भर जाता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं पहले लिखती नहीं थी, मैं तो सालों साल कभी लिखा ही नहीं, कॉलेज लाइफ तक कुछ नहीं किया, पता ही नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ। आई नेवर रोट, मुझे पता ही नहीं था। तो कभी ट्रेन में गई तो कभी कुछ लिखा 1-2 बार, तो इन्होंने कहा हाँ भाई तुम अच्छा लिखती हो, भाई अच्छा लगा, ठीक है। तो एक बार मैं जब स्कूल में जॉब करती, गर्मी की छुट्टियां हो रही थी, मैं इसलिए बता रही हूँ कॉन्टेक्स्ट, कि जिससे कभी ना लिखी हो और जब उससे कविताएं लिख ली तो कितना उसको आनंद आया। जी। और मुझे समझ नहीं आता मैं किस टॉपिक्स पे लिखूं, बच्चों के टॉपिक्स पे। तो मैंने एक कविता मैं आपको सुनाऊंगी। मैं ये बता रही हूँ कि थेरेपी जो है कैसे मेरे लिए कैसे होती है, जिसने कभी लिखी नहीं थी, है ना। तो मैं बताती हूँ ये। और फिर इसको हमने फिर पोएम जो बनाई थी फिर उसको हमने गाने का रूप भी दिया था जैसे, तो मैं गा के सुनाती हूँ उसको छोटा सा। उड़ती फिरती डाली डाली रंग बिरंगी तितली प्यारी, पंख फैलाती झट उड़ जाती, ठीक है। उसके बाद कैसे सुंदर पंख रंगीले, भूरे नीले हरे और पीले, पंख जो ऐसे मैं पा जाती, उड़ती फिरती डाली डाली। तो तितली के ऊपर कविता बच्चों की एकदम मैंने वो लिया कि बच्चों को क्या पसंद आएगा, और मैं खुद उसमें ऐसा फील करने लगी कि शायद मैं ही तितली हूँ, उड़ती फिरती डाली डाली ऐसे। तो बच्चे जब अगर लिखते हैं, वो कभी पतंग पर लिखते हैं, मैंने जो अपना ऑब्जर्व किया स्कूल में जब लिखवाया, तो उनको बहुत खुशी होती है और वो अपनी ऐसी भावनाएं रख देते हैं अपने मन की जो कि उनके बिल्कुल अंतरंग होती है, बिल्कुल उनकी अपनी होती है वो, और वो एक कैथारसिस का काम करती है, मतलब दे कम आउट। और बड़े बच्चे थोड़े से 6, 7, 8 के बच्चे तो वृक्षों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं उनके अपने मन की। तो आई थिंक इट्स अ वेरी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज है, बच्चों को ज्यादा कविताएं लिखने के लिए देना चाहिए ताकि उनके मन के उद्गार सामने आए। जी बिल्कुल, ये मेरा कहना है। नहीं सही बात, अच्छी बात। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच उषा जी। धर्मेश्वरी जी, थैंक यू। आपको कुछ कहना है?